गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या है? पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एक ये अवधारणा है, ऐसी अवधारणा है जो मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण की अवधारणा पर आधारित है। आधुनिकीकरण की धारणा को समझकर ही हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की धारणा को समझ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य के जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, ये सब क्या होते हैं? वो आधुनिकीकरण से संबंधित होते हैं। आधुनिकीकरण का अर्थ होता है प्राचीन से नवीन की ओर जाना। आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रतिभा होती है, बहुमुखी प्रक्रिया है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक सभी क्षेत्रों में हमें दिखाई देती है। पर्यावरण एवं प्रकृति पर बढ़ता हुआ नियंत्रण, तकनीकी विकास, औद्योगिकरण, शहरीकरण, बढ़ती जनसहभागिता, बढ़ती राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय, संचार साधनों का विकास, सामाजिक गतिशीलता, समानता के सिद्धांत का विकास तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति निष्ठा, ये सब आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। लर्नर ने विवेकपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया को ही आधुनिकीकरण का नाम दिया है। हटिंगटन के अनुसार आधुनिकीकरण एक बहुदलीय प्रक्रिया है जो मानव की गतिविधियों व विचारों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित है। क्लॉड वेल्श के अनुसार आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित होती है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों में होने वाले विकास से है। जैसे कि कॉलमैन के अनुसार आधुनिकीकरण राजनीतिक पक्ष संक्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समुच्चय है। इस प्रक्रिया में राज व्यवस्था, उसकी उपव्यवस्थाएं तथा राजनीतिक संरचनाएं, राजनीतिक संस्कृति, उनकी प्रक्रियाएं आदि शामिल होती हैं। मॉर्स के अनुसार राजनीति आधुनिकीकरण विकास तथा क्रांति के बीच चलने वाली प्रक्रिया है। कार्ल ड्यूश ने राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ सहभागिता या गतिशीलता से लिया है। जेम्स एस कॉलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और इतना शक्तिशाली हो कि जिससे वो सिस्टम में उठने वाली मांगों का मुकाबला कर सके। अतः यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक समाज वही है जिसमें व्यक्ति का अभिज्ञान राजनीतिक विकास और उसके विभिन्न पक्षों से होने लगता है। अतः राजनीतिक आधुनिकीकरण ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास से अधिक व्यापक अवधारणा है और यह पाश्चात्यकरण से अलग अवधारणा है, क्योंकि पाश्चात्यकरण में के जो मूल्य होते हैं, पाश्चात्यकरण मतलब वेस्टर्नाइजेशन, वो मूल्य युक्त व उद्देश्य युक्त परिवर्तन पर आधारित है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है वो राजनीतिक विकास, जैसा कि हमने राजनीतिक विकास में पढ़ा था कि वो पश्चिमी देशों की ओर उन्मुख है। लुशियन पाई ने कहा था कि राजनीतिक विकास औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति है या तो लेकिन राजनीतिक आधुनिकीकरण सिर्फ राजनीति में एक पक्ष नहीं है, बल्कि वो सब कुछ है कि किस तरह से सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, शैक्षिक है। तो इस तरह से क्या है और आगे बढ़ना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पश्चिमीकरण को ही राजनीतिक आधुनिकीकरण
माना गया है। अब हम यहाँ इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं। अभी हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा, अर्थ के बारे में पढ़ा। ये माना जा सकता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक व्यवस्था में जो विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें ही राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक कहा जा सकता है। जैसे हम यहाँ लुशियन पाई के बारे में देखें। लुशियन पाई ने राजनीतिक कार्यों का विविधीकरण तथा विशेषीकरण, इसमें समानता, राजनीतिक प्रक्रिया का लौकिकीकरण तथा परिवर्तन की क्षमता से युक्त राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक माना है। लुशियन पाई, दोबारा सुन लीजिए, कि उन्होंने ये माना था कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है राजनीतिक कार्यों का विविधीकरण तथा विशेषीकरण। इसका मतलब होता है कि इनमें स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो राजनीतिक कार्यों को संपन्न करने वाले जो अंग हैं, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, इनमें स्पेसिफिक व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कार्य। दूसरा इसमें आता है समानता, यानी कि इक्वलिटी। इक्वलिटी का अर्थ होता है कि आप चाहे वोटिंग में हो, चाहे राज्य द्वारा किसी भी अवसर की समानता की बात कही गई है। तीसरी इसमें जो चर्चा की गई है वो है राजनीतिक प्रक्रिया का लौकिकीकरण। लौकिकीकरण का अर्थ होता है कि पब्लिक के लिए ओपन, मतलब कि जितना उसका लौकिक हो, ओपन हो, अर्थात कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी ही लौकिकीकरण कहलाती है। नेक्स्ट इसमें आता है परिवर्तन की क्षमता से युक्त, यानी कि समय और परिस्थितियों के अनुसार सिस्टम अपने आप में चेंज ले आए तो वह पॉलिटिकल सिस्टम माना जाता है, तो वो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम माना जाता है। और इस तरह की जो प्रक्रिया है वो आधुनिक आधुनिकीकरण मानी जाती है। क्लियर हो गया बिल्कुल? तो लुशियन पाई के अनुसार ये चार चीजें आधुनिकीकरण की श्रेणी में आती हैं। ठीक इसी प्रकार से आइजनस्टड ने भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं बताई हैं। उनके अनुसार राजनीतिक व्यक्ति कार्यों और संस्थाओं में उच्च मात्रा का विभिन्नीकरण तथा केंद्रीयकृत एवं एकीकृत शासन व्यवस्था का विकास, केंद्रीय प्रशासनिक एवं राजनीतिक संगठनों की गतिविधियों का विस्तार तथा उनकी सभी सामाजिक क्षेत्रों में क्रमिक उपलब्धि, समाज की अंतरिक शक्ति का अधिक से अधिक समूहों तथा वयस्क नागरिकों में फैलाव, ये सब राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं मानी जाती हैं। देखिए, ओवरऑल जो रूप है वो सब में थोड़ा बहुत 19-20 होकर के सभी जो उस वक्त के राजनीतिक वैज्ञानिक थे उन्होंने यही माना है। इसमें भी यही है आइजनस्टड के भी अनुसार कि भाई किस तरह से राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनमें जो कार्यों का विभिन्नीकरण, मतलब कार्य अलग अलग एजेंसी द्वारा अलग अलग कार्य किए जाएं, पहली बात। दूसरी बात है कार्य अलग अलग करने के अलावा स्पेसिफिक कार्य किए जाएं। तीसरी बात है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक संगठनों की गतिविधियों का जो विस्तार है वो सब एक जनता के द्वारा और आधुनिक तरीके से किया जाए, मतलब कि जितना ज़्यादा विकेंद्रीकरण होगा उतना ही वो आधुनिकीकरण की श्रेणी में आएगा। अगला जो थिंकर हैं, अगले जो विचारक हम पढ़ेंगे उसमें हैं जैसे कार्ल ड्यूश ने भी अपनी जो विशेषताएं बताई, या आमंड एंड पावेल ने भी, तो उन्होंने भी यही माना कि राज्य की लौकिक सत्ता की वृद्धि तथा शक्ति का बढ़ता केंद्रीयकरण, संरचनात्मक विभेदीकरण, बढ़ती जन सहभागिता, नवीन सामाजिक संगठन, कार्यों का विशेषीकरण, अभिजन वर्ग की उपस्थिति, समान सहभागिता, हित समूह व राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीतिक मांगों का हित स्वरूपण को राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं बताई हैं। क्लियर हो गया बिल्कुल कि भाई जो लुशियन पाई ने संरचनात्मक विभेदीकरण और बढ़ती जन सहभागिता की बात कही थी, वही कार्ल ड्यूश और आमंड पावेल ने भी बताई थी
कि भाई हित समूहों के माध्यम से, राजनीतिक दलों के माध्यम से जनता ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले पाती है। इसी तरह से रॉबर्ट ई वॉर्ड तथा डी ए रसस्टॉव ने भी अत्यधिक विभेदीकृत शासकीय संगठन, शासकीय संरचनाओं में जनसाधारण की सक्रिय भूमिका, समानता का सिद्धांत तथा समता व योग्यताओं के आधार पर भूमिकाओं के वितरण को राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता माना है। तो ओवरऑल जो हम कुछ इसके बिंदुओं पर हम विशेषताओं पर चर्चा कर सकते हैं, उसमें जो मेन ये है कि शक्तियों का केंद्रीयकरण, मतलब राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता ये है कि एक तरह से क्या हो गया, राजनीतिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण की, ऐसा माना जाता है कि शक्ति एक सत्ता में केंद्रित हो गई है, बल्कि ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि शक्ति जो है वो एक दूसरे के नियंत्रण में है, एक अंग दूसरे अंग के नियंत्रण में है, और तकनीकी विकास है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव है, संचार साधनों का विकास हो रहा है। इन सब की वजह से जो शक्ति है वो स्पेसिफिक हाथों में चली गई है। दूसरा आता है, समाज में राज्य की अधिक से अधिक पहुंच हो गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता अधिक से अधिक भागीदार हो गई है। सरकार को इतने अधिक कार्य हो गए हैं तो समाज में उसका प्रवेश बढ़ गया है। समाज और सरकार और राज्य समाज में एक दूसरे के कोरिलेट हो गए हैं, सह संबंधित हो गए हैं। तीसरी बात है, केंद्र और परिधि में, केंद्र और जो पेरिफेरी है उसमें अंतःक्रिया बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि कोई भी कार्य अकेला कोई भी पार्ट पॉलिटिकल सिस्टम का नहीं कर सकता है। राज्य में जैसे हम मान लें कि शक्ति का केंद्रीयकरण की बात हो रही है, लेकिन केंद्र का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था से है और परिसर का अर्थ समाज से है, मतलब दोनों में अपना एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। इसमें जैसे जो अंतःक्रिया बढ़ने के लिए राजनीतिक दल हैं, हित समूह है, नौकरशाही का बहुत अधिक योगदान होता है। फिर है सत्ता का स्थानांतरण, कि सत्ता के नए नए स्रोत होने लगे हैं। जैसे पहले प्राचीन काल में कबीले के सरदार होते थे, समुदाय के राजा महाराजा होते थे, लेकिन अब क्या है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होने लगे हैं। जैसा कि इस संबंध में हंटिंगटन ने लिखा कि आधुनिक राजनीतिक समाज में धार्मिक, परंपरागत, पारिवारिक व जातीय सत्ता की जगह एक लौकिकीकृत और राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। अतः सत्ता का स्थानांतरण भी आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। व्यापक स्तर पर नौकरशाही है, तो अब क्या है, हम सभी जानते हैं कि जैसे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सबका अलग अलग एक पोर्टफोलियो होता है, और इन डिपार्टमेंट्स में ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं जो नई नई नीतियों का निर्धारण करते हैं। इस तरह से जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है वो बहुत सारी विशेषताओं को लिए हुए है, और इन विशेषताओं के आधार पर हमने चर्चा करी कि किस तरह से राजनीतिक बढ़ती जन सहभागिता है कि राजनीतिक संस्थाओं में जनता का अधिक से अधिक जो प्रवेश है वो भी आधुनिकीकरण की ओर ले जाता है। तो जनता जो है वो राजनीतिक व्यवस्था से अधिक जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता की ओर संकेत करती है। आशा है ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।